दोस्तों, आज अपन लोग कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का भारत और समकालीन भविष्य फास्ट का चैप्टर अध्याय पहला फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए थे और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्टिलियन किले की जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जा की और इस सशस्त्र लड़ाई में बस्टिलियन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा ले गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रति होने के कारण बस्टिलियन लोगों का घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को दे दिया और उसके अवशेषों बाजारों पर उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगाई कीमत का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर पर सिंहासनारोहण करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़कियों के रूप में देखा कि जिनकी परिगणना फ्रांस के ब्रिटिश को फांसी दिए जाने पर में हुई थी। हाल ही में उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में इसके पॉइंट है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 कौन से शहर से? शहर का नाम है पेरिस नगर। पेरिस नगर। तो कितने मर्दों तथा औरतों ने लगभग इसमें एकत्रित हुए थे? कहाँ पर? तो इसकी संख्या थी लगभग 7,000 मर्द तथा महिला।
पर किस भवन के सामने? भवन, भवन था टाउन, टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने। किसके लिए? तो कारण, कारण है गोला, जनसेना, जनसेना का निर्माण करके गोला बारूद, गोला बारूद हथियार। ठीक, किस कारण थी? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 में शहर था पेरिस नगर, और लगभग इसमें कितने महिला और पुरुषों ने भाग लिया था? तो 7,000 मर्द तथा महिलाएं थीं। और किस भवन के सामने? भवन था टाउन हॉल के सामने। कारण था जनसेना का निर्माण करके गोला बारूद तथा हथियारों की एकत्रित करना। किसकी महंगाई बढ़ती जा रही थी? तो पॉइंट है महंगाई, महंगाई को, महंगाई पाव रोटी, पाव रोटी की कीमतों में, कीमतों में वृद्धि। पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि। एक घटनाक्रम की शुरुआत। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के दाहिनी क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमत के विरोध और सिंहासनारोहण करने के इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़कियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के ब्रिटिश सम्राट को फांसी दी जाने में हुई थी। हाल ही में उस समय अधिकांश लोगों को नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे? अब फ्रांसीसी क्रांति की पहला पॉइंट पहला। तो फ्रांसीसी क्रांति का पॉइंट पहला पॉइंट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज
तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का पॉइंट पहला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो इसके बारे में अध्ययन है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी एंथोइन से हुआ था। तो राज्यारोहण के समय उसने राज्यकोष खाली पाया। लंबे समय तक चलते युद्ध के कारण फ्रांस के प्रांतीय संसाधन नष्ट हो चुके थे तथा वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल फर्जी का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ आया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब अरबे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत सा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्जों को चुकाने पर मजबूर थी। जिन अपने नियामती खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बढ़ गया और केवल तीसरा स्टेट लोग जनसाधारण ही अदा करते थे। तो कब करते थे? वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एक संस्थाओं के लिए होता था। चित्र फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग के कुछ अन्य सामान्य विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से समानतः कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर एवं खेतों पर काम करना, सैन्य सेवाओं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने की बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों की सरकार को तो चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल,
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नामक एक तंबाकू जैसी कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। 1774 बुर्बो राजवंश बुर्बो का लुई 16वां सोलवा फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। इसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एनेंट के साथ हुआ था। जब 18वीं सदी में लुईस अपने राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय केवल वह 20 वर्ष का था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलियन की राजकुमारी एथेंस से हुआ था। राज्यारोपण के समय उसने खाली लंबे समय तक चलते युद्ध के कारण फ्रांसीसी संसाधन नष्ट हो चुके थे और फिजूल खर्ची का बोझ अलग से चढ़ा था। लुई 16 शासनकाल में फ्रांस ने लुई शौकत शान यानी फ्रांस ने अमेरिका के अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। किससे आजाद? ब्रिटेन से आजाद शत्रु
आजाद शत्रु कराने में सहायता कराने में सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। किस कारण? तो इसका कारण है किसके कारण? युद्ध के चलते फ्रांस पर, यानी युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 लिब्रे का कर्ज और जुड़ गया। उस पर फ्रांस पर, जबकि उस पर 10 अरब, यानी जबकि 2 अरब का 2 अरब का कर्ज, 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले था, तो सरकार से कर्जदाता ने लिब्रों का बोझ चढ़ता हुआ सरकार से कर्जदाता ने अब सरकार से, फ्रांस की सरकार, यानी फ्रांस की सरकार से अब कर्जदाता से कर्जदाता ने 10% 10% का ब्याज की मांग करने लगी। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग समानता सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी लगभग 90% किसान थे, लेकिन
किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन तो कितने परसेंट किसान थे? किसान किसान 90% किसानों की संख्या 90% थी, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन के मालिक मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। नब्बे परसेंट थी, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। संख्या बहुत कम थी। कम थी। चर्च किसान पर कुलीन चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार प्रथम स्टेट के कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग लोगों के विशेष अधिकार जिम्मेदार था। किसान अपने मालिक की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों का काम करना, सैन्य सेवाओं देना तथा सड़कों का निर्माण में सहयोग आदि के करने की बात थे। चर्चा भी किसान के करों का एक हिस्सा टाइड था। टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। टाइड था जो धार्मिक करों के रूप में वसूलता था। पर तीसरे स्टेट में तमाम लोगों की को सरकार तो चुकाना ही था। इन करों को टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नामक तंबाकू जैसी, इसमें टाइल पॉइंट है। टाइल में दो कर्ज थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी किस पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार
राज्य के प्रति कामकाज में सारा बोझ करों के माध्यम से जनता बहिन